वेलकम टू डुओलिंगो हिंदी। हमारे पास भारतीय इतिहास और भारतीय भूगोल पे वीडियोस है। प्रैक्टिस करने के लिए इस चैनल पे आपको 500 से भी ज्यादा एमसीक्यूज मिलेंगे। हमारे सारे वीडियोस में हिंदी और इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन और नोट्स है। वेलकम एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी में मिसलेनियस इंडस्ट्रीज। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पेपर इंडस्ट्री के बारे में और पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और कॉटेज इंडस्ट्री। अगर कॉटेज इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो ये वो इंडस्ट्रीज होती है जो घर के फैमिली मेंबर से काम करके चलाते हैं, जैसे कि आपका हैंडमेड शॉल हो गया। ऐसे जो इंडस्ट्रीज होते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज। अगर इस चैप्टर में देखा जाए तो ज्यादा ध्यान जो हम लोग देंगे वो हम लोग देंगे फार्मा इंडस्ट्री के ऊपर कि फार्मा इंडस्ट्री का बूम आया है इंडिया में और इंडिया अभी सेकंड पोजीशन में इन द प्रोडक्शन ऑफ द फार्मा। तो ये कंट्रोल करने के लिए ताकि कोई गलत दवा ना बने इंडिया में और इंडिया का नाम अच्छा रहे, इन सब के लिए क्या क्या पॉलिसी लाया गया और इंडिया में ये बूम कैसा आया, ये सब भी हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर मिसलेनियस इंडस्ट्रीज। अगर आप में से कोई बंगाली लैंग्वेज में ज्यादा कंफर्टेबल है तो वीडियो के नीचे मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप बंगाली में भी सेम वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अबाउट द पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री जैसे कि आपको पता ही है कि नाम से बहुत ऑब्वियस है, जिस इंडस्ट्री में पेपर प्रोडक्शन होता है, प्रिंटिंग होता है, सारे कुछ मिला के कहा जाता है उसको पेपर इंडस्ट्रीज। द कंजम्पशन ऑफ पेपर इन अ कंट्री इज समटाइम्स कंपेयर्ड टू इट्स इंटेलेक्चुअल पावर। तो ये बात आप समझ ही सकते हैं कि कोई भी जगह पे जब कंजम्पशन ऑफ पेपर ज्यादा होता है तो वहां पर इंटेलेक्चुअल पावर जो होता है उस कंट्री में वो भी बढ़ जाता है। क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है जो पेपर किस चीज में यूज हो सकता है, बुक्स में, न्यूज़पेपर में, राइटिंग मटेरियल्स में। जब आप पढ़ाई लिखाई करते हैं या फिर अपना कोई सोच प्रचार करना चाहते हैं उसी टाइम पे आपको पेपर जरूरत होता है। मतलब कोई जगह पे कोई कंट्री में ज्यादा अगर पेपर यूज होता है तो फिर उस कंट्री का जो इंटेलेक्चुअल पावर है वो भी आपका ज्यादा होता है। पहला पेपर मिल अगर कहा जाए इंडिया में जो था वो बना था 1832 में और ये कहाँ पर था, ये था श्रीरामपुर में जो कि वेस्ट बंगाल में। पहला जो पेपर मिल बना था इंडिया में वो बना था 1832 में, कहाँ पर, श्रीरामपुर में, जो कि है आपके वेस्ट बंगाल में। पेपर मिल्स की अगर बात की जाए तो मेनली ये 3 प्रकार के होते हैं। जितने भी पेपर मिल्स होते हैं जो पेपर प्रोड्यूस करते हैं वो सब 3 प्रकार के होते हैं। पहले पेपर मिल्स वो होते हैं जो यूज करते हैं बैम्बू और वुड। ये वो पेपर मिल्स होते हैं जहाँ पर बैम्बू और वुड से पेपर बनाया जाता है। दूसरा अगर देखा जाए तो मिल्स यूजिंग एग्रीकल्चर रेसिड्यू। ऐसे बहुत कुछ एग्रीकल्चर में प्रोड्यूस होता है, क्रॉस प्रोड्यूस होते हैं, जिन्हें जब अच्छा सामान निकाल दिया जाता है उसके बाद जो रेसिड्यू बच जाता है एग्रीकल्चर से, उससे पेपर बनाया जा सकता है। तो सेकंड टाइप कौन सा है, मिल्स यूजिंग एग्रीकल्चर रेसिड्यू। तीसरा अगर देखें हम लोग मिल्स यूजिंग रिसाइकल्ड पेपर, यहाँ पर 2 बार हो गया मिल्स यूजिंग रिसाइकल्ड पेपर। तो आपको पता ही है कि हम लोग जब घर में भी रहते हैं तब यहाँ पर पेपर बेचने आता है या फिर पेपर लेने आता है, तो किलो के हिसाब से पेपर खरीदता है और उसके बदले में आपको पैसा दे देता है। अब वो पेपर को ले जाके ऐसे मिल्स को दे देता है जो उस पेपर से, रिसाइकल्ड पेपर से आपके नए पेपर बनाते हैं। ऐसे कि बहुत सारे कॉपी में अगर आप देखेंगे पीछे एक साइन बना रहता है जिसमें लिखा रहता है दिस कॉपी वाज मेड बाय रिसाइकल्ड पेपर। तो हम लोग देखेंगे फिर से मिल्स कितने प्रकार के होते हैं। मिल्स 3 प्रकार के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे यूज। पहला होता है मिल्स यूजिंग बैम्बू एंड वुड। ये सबसे पुराने टाइप के होते हैं और ये मतलब हजारों साल से जब से आपका पेपर बन रहा है तब से आपका बैम्बू और वुड से बन रहा है, तो ये सबसे पुराने टाइप के मिल होते हैं। फिर आते हैं मिल्स यूजिंग एग्रीकल्चर रेसिड्यू। एग्रीकल्चर का क्रॉप्स निकाल के जो रेसिड्यू हम लोग को बच जाता है, जो सब खाने का सामान या यूजफुल सामान निकाल के जो भी रेसिड्यू बच जाता है उस रेसिड्यू से पेपर बनाया जाता है। तो ये आ गया मिल्स यूजिंग एग्रीकल्चर रेसिड्यू। और फिर आता है जो पेपर पहले से यूज किया गया उसी पेपर को फिर से रिसाइकल करके नया पेपर बनाया जाएगा। तीसरे नंबर पे आता है मिल्स यूजिंग रिसाइकल्ड पेपर। अगर इंडिया में देखा जाए, इंडिया में टॉप प्रोड्यूसर ऑफ पेपर इज वेस्ट बंगाल। तो इंडिया में जितने सारे स्टेट्स हैं उनमें से सबसे ज्यादा प्रोडक्शन ऑफ पेपर कहाँ होता है, तो फिर होता है आपके वेस्ट बंगाल में। अगर पूरे इंडिया में देखा जाए कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है इस पेपर इंडस्ट्रीज में, तो 5 लाख पीपल। तो पेपर इंडस्ट्री में जितने लोग काम करते हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, टोटल है आपके 5 लाख पीपल। अगर प्रॉब्लम्स की बात देखा जाए, क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं ये पेपर इंडस्ट्री में, पहला जो प्रॉब्लम होता है वो होता है रॉ मटेरियल। जैसा कि आपने पहले देखा कि एग्रीकल्चर रेसिड्यू हो जाए या फिर वुड, बैम्बू, ये सब जो लाने में बहुत ज्यादा तकलीफ होता है। या फिर आप रिसाइकल्ड पेपर जो बोलते हैं वो भी एक फिक्स क्वांटिटी नहीं होता है। कोई घर में हर एक दिन तो 10 किलो पेपर आपका कोई बेचा नहीं है, रिसाइकल्ड पेपर का भी कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं होता है। इसलिए पेपर बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है, वो मिलना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। एनवायरमेंटल लॉज, जैसा कि आपने देखा जो पहला एग्जाम्पल था मिल्स यूजिंग बैम्बू और वुड। तो बैम्बू और वुड ये सब काटने के लिए बहुत सारे एनवायरमेंटल लॉज आपको तोड़ने पड़ते हैं और एनवायरमेंटल लॉज तोड़ने से आपको फाइन भरना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पर ये सब आप पेड़ नहीं काट सकते, ये सब पेड़ काटने पे गवर्नमेंट आपसे पैसा लेगी, आप पे जुर्माना होगा। फिर आता है आपका हेवी इन्वेस्टमेंट। अब अगर आप कोई पेपर इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं जहाँ पर पेपर बनेगा तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। पेपर इंडस्ट्री चलाने के लिए आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, खाली रॉ मटेरियल लाने के लिए नहीं। ये अगर मान लीजिए कोई एनवायरमेंटल लॉस तोड़ दिया तो उसके लिए भी पैसा चाहिए होता है। तो इन्वेस्टमेंट मतलब ये इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में आपको बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है। फिर अगर देखा जाए टफ कंपटीशन आप समझ सकते हैं। जो पेपर इंडस्ट्रीज पहले से बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो पेपर बनाती है। अब पेपर इंडस्ट्री में ऐसा है कि आप कोई डिफरेंट चीज नहीं ला सकते, आप कोई डिफरेंट प्रोडक्ट नहीं बना सकते, आपको वही सेम चीज बनाना होगा। मान लीजिए कोई एक दिस्ता बना रहा है, मतलब कोई व्हाइट पेपर बना रहा है, मान लीजिए ऐसा कोई रेक्टेंगल शेप का व्हाइट पेपर है वो बना रहा है, तो आपकी कंपनी को भी वही बनाना होगा। आपकी कंपनी अलग जाके कोई स्टार शेप का पेपर नहीं बना सकती, आपको भी वही व्हाइट रंग का एक रेक्टेंगल शेप का पेपर बनाना होगा। तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो आपका सेम रहता है यहाँ पर। फिर आता है आपका डाइवर्सिटी।
डाइवर्सिटी इंडिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग सिचुएशन पे पेपर बनाना, पेपर इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर आगे आपका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात अगर की जाए तो इंडिया का रैंक आस्ते आस्ते डेवलप हो जा रहा है और इंडिया को बोला जाता है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। अब पहले ये समझते हैं ये क्यों कहा जाता है। अब दूसरे जगह से आप लोग दूसरे जगह से अगर दवाई खरीदेंगे तो वो दवाई काफी महंगा होता है। ज्यादातर दवाई का जो मार्केट है ये आपके जो डेवलप कंट्रीज है ये कैप्चर करना चाहती है और ये जो दवाई बनाती है ये बहुत ही ज्यादा महंगा होता है। तो बहुत सारे ऐसे गरीब कंट्रीज में या फिर डेवलपिंग कंट्रीज में ये दवाई खरीदना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। वही सेम चीज, सेम दवाई जो आपका काम सेम करती है, वही दवाई जो इंडियन इंडस्ट्रीज है, इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज काफी कम दाम में बनाती है और उनको बेचा जाता है। इसलिए जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो काफी आसानी से उसको खरीद पाती है और इसलिए जो डिमांड है इन मेडिसिन की वो खाली डेवलपिंग कंट्रीज में नहीं, जो डेवलप कंट्रीज है वहां पर भी काफी ज्यादा है। मान लीजिए कोई डेवलप कंट्रीज में अगर कोई दवाई का दाम है 5 रुपए पर टैबलेट, तो फिर वही सेम दवाई इंडिया में जो प्रोड्यूस होता है, सेम इफेक्ट देता है, वो आपको मान लीजिए मिल जाएगा 1 रुपया पर टैबलेट। अब जब आपको सस्ते में मिल रहा है तब डेवलपिंग कंट्रीज सिर्फ क्यों, जो पूरे डेवलप कंट्रीज है वो भी आपसे दवाई खरीदना चाहेंगे। इसलिए इंडिया का जो फार्मेसी इंडस्ट्रीज है वो आस्ते आस्ते ऊपर जा रही है और अभी का अगर देखा जाए तो ये फिर है सेकंड रैंक पे, सेकंड इन द प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन। तो इसलिए इसको बोला जाता है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया में हर एक जगह पे, खाली डेवलप नेशंस में नहीं, डेवलपिंग नेशंस में हर एक जगह में इंडिया के मेडिसिन यूज किया जाता है। इंडिया के मेडिसिन इतने ज्यादा डिमांड में होने की वजह से क्या हुआ, ये वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्रीज बन चुका है। इस इंडस्ट्री में आना सबसे ज्यादा प्रॉफिट है, मतलब इंडिया के मेडिसिन पूरे वर्ल्ड में यूज होते हैं और पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इसलिए अभी बहुत सारे ऐसे मेडिसिन आ रहे हैं जो कुछ भी बोलते रहे, इसमें आयुर्वेदा है और इसमें आपका कोई एलोवेरा, ये है जड़ी बूटी है, तो ये सबसे मेडिसिन बहुत कुछ बिक रहा है और ये सब कोई फायदा नहीं कर रहा। ये सब जो देखा जाए अगर मतलब होम्योपैथिक दवाई है तो बॉडी का कुछ बुरा भी तो नहीं करती पर कोई अच्छा भी नहीं हो रहा। तो ये सब बहुत सारा करप्शन जो है इंडियन मेडिसिन इंडस्ट्रीज में आ गया है। तो इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, इसके लिए बनाया गया है 2017 का मेडिकल पॉलिसी। ये हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी ये समझ लेते हैं कि अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का देखा जाए तो ये सबसे मोस्ट प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री है इंडिया में। इंडिया में अगर देखा जाए तो ये सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा के दे दिया आपको। इंडिया इज द सेकंड ओनली आफ्टर यूएसए बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एफडीए कंप्लायंट फार्मा प्लांट्स। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, मतलब ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि इंडिया का मेडिसिन इतना ज्यादा डेवलप कंट्रीज में क्यों यूज किया जाता है। एफडीए का अगर फुल फॉर्म देखा जाए, ये है आपका फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक कंपनी है, यूएस में बेस है, यूएसए में है और ये देखती है कि कौन से मेडिसिन कितने काम के हैं और कौन से मेडिसिन पूरे तरीके से सेफ है। तो अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो एफडीए कंप्लायंट फार्मा प्लांट्स है वो तो यूएसए में और सेकंड नंबर पे जो है वो इंडिया में है, एफडीए कंप्लायंट फार्मा प्लांट्स। और एफडीए जब अपना अप्रूवल देती है तब वो मेडिसिन जो है पूरे वर्ल्ड के लिए सेफ हो जाती है और पूरा वर्ल्ड का डिमांड जो है उन मेडिसिन के लिए बढ़ जाता है। बहुत आप समझ सकते हैं, बहुत तरीके से ये आईएसआई मार्क होता है। अगर किसी सामान पे आपका आईएसआई मार्क है तो आप समझ सकते हैं कि वो सामान अच्छा है और वो सामान यूज किया जा सकता है। वैसे मेडिसिन जो है आपका एफडीए, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इसका अप्रूवल अगर मिल जाए तो फिर ये पूरी दुनिया समझ जाती है कि ये मेडिसिन सेफ है। और अगर देखा जाए इंडिया में सेकंड नंबर पे है अगर सबसे ज्यादा एफडीए फार्मा प्लांट्स देखा जाए जो मेडिसिन प्रोड्यूस करती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री है, तो इसमें करप्शन भी ज्यादा हो गया। इस चीज को रोकने के लिए 2017 में एक फार्मा पॉलिसी लाया गया था। सम ऑफ द मेजर ऑर्गेनाइजेशंस, वो समझने से पहले एक बार ये देख लेते हैं मेजर ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी थी। सॉरी, मेजर ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी है। पहले नंबर पे आता है इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, फिर आता है आपका हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, तीसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो आता है द बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। ये सभी जायंट कंपनीज है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया में। जितने फार्मास्यूटिकल कंपनीज है उनमें ये तीन जो इंडस्ट्रीज है काफी बड़ी जायंट है और इनको सभी मानते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 2017 में आपका मेडिकल पॉलिसी लाया गया ताकि ये जो करप्शन आ रहा है आपके मेडिसिन के इंडस्ट्री में वो रोका जा सके। और इस पॉलिसी का क्या नाम दिया गया, इसे नाम दिया गया ड्राफ्ट फार्मास्यूटिकल पॉलिसी 2007। तो इस पॉलिसी के अंदर क्या क्या लाया गया, इसमें बोला गया था कि प्राइस कंट्रोल किया जाएगा, मतलब जो मेडिसिन है उनमें कोई प्राइस रेगुलेशन नहीं रखा जा रहा था। तो इसलिए कंपनी ने बोला, गवर्नमेंट ने बोला कि वो अपनी तरफ से प्राइस कंट्रोल करेंगे और मेडिसिन का प्राइस एक फिक्स अमाउंट पे डिसाइडेड रहेगा। चेकिंग द क्वालिटी ऑफ इंडिजिनियस मेडिसिन, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, अभी कोई भी मेडिसिन बेच दे रहा है उसमें लिख दे रहा है आयुर्वेदा या फिर एलोवेरा या फिर कोई जड़ी बूटी से बना हुआ है। इसलिए इनका काम ये भी है गवर्नमेंट का कि इन्हें क्वालिटी देखना होगा जो इंडिजिनियस मेडिसिन है। तीसरा आता है इट विल प्रोमोट मेक इन इंडिया प्रोग्राम। तो यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, जो इंडिया में मेडिसिन बनती है, जो इंडिया के जायंट मेडिसिन बनाते हैं या फिर इंडिया की फार्मास्यूटिकल कंपनी जो मेडिसिन बनाते हैं उन्हें इंडिया में ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और उनका ज्यादा मार्केटिंग किया जाएगा। एलिमिनेशन ऑफ थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग, एलिमिनेशन ऑफ थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग समझते हैं। मान लीजिए कोई मेडिकल कंपनी है ए, मेडिकल कंपनी कोई सामान अगर बेचती है तो मान लीजिए वो सामान से या फिर उस मेडिसिन से किसी का तबियत खराब हो गया, वो आदमी बीमार हो गया। अब उस आदमी ने बोला कि मेडिसिन खाके मैं बीमार हो गया, तो ये कंप्लेन उसने किया पुलिस को जाकर। अब पुलिस ने जब मेडिसिन कंपनी के पास आए, ए के पास, तब मेडिकल कंपनी ने बोला ये मेडिसिन तो मेरा नहीं है, ये मुझे सिर्फ बेचा गया था बी की तरफ से,
बी की तरफ से मुझे बेचा गया था और इसलिए इसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका बी का है। अब बी को जब पकड़ा जाएगा वो बोलेगा ये तो मैंने नहीं बनाया था, ये बनाया था आपके सी ने। सी को जब पकड़ा जाएगा वो बोलेगा डी ये बनाया था और मैंने नहीं बनाया था, मैंने तो सिर्फ बेचा था। तो ऐसे करके जो मतलब मेन क्रिमिनल है वो कभी पकड़ा नहीं जा सकता था। पर इसमें पॉलिसी में ये बताया गया कि एलिमिनेशन ऑफ द थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर, मतलब पुलिस अगर ए के पास आई तो ये नहीं बोल सकता कि मुझे बी ने मुझे ये दवाई भेजी थी और मैंने तो सिर्फ ये दवाई दूसरे को बेचा है। एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि ये देखना कि बी ने जो दवाई बेचा है उसको वो सही है कि नहीं। पुलिस ये नहीं देखेगी कि बी ने बेचा है या फिर सी ने बेचा है या फिर डी ने बेचा है, उससे पुलिस को मतलब नहीं है। पुलिस सीधा पकड़ेगी एक को जिसने ये दवाई बेचा है और उसके कारण लोग बीमार पड़े। एलिमिनेशन ऑफ थर्ड पार्टी यही है कि थर्ड पार्टी मेडिसिन का कोई मतलब नहीं होता। आप जब मेडिसिन बेच रहे हैं तो ये मेडिसिन सेफ्टी है कि नहीं या फिर सेफ है कि नहीं वो आप ही को देखना पड़ेगा। अब हम लोग देखेंगे कॉटेज इंडस्ट्रीज के बारे में। कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में अगर बात की जाए तो कॉटेज इंडस्ट्री वो होते हैं जिनमें घर में बनाए हुए सामान बेचे जाते हैं। घर में सामान बनाया जाता है और फैमिली मेंबर्स बनाते हैं और फैमिली मेंबर्स भी उसको डिस्ट्रीब्यूट या फिर सेल करते हैं। इनमें बहुत इन्वेस्टमेंट आपका लो होता है, आप समझ रहे हैं, घर में काम होता है और घर के मेंबर्स ही इसमें इंक्लूड होते हैं। यहाँ पर एक बार देख लेंगे, द प्रोडक्शन ऑफ द फिनिश्ड गुड्स बाय अ फैमिली और स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड कॉटेज इंडस्ट्रीज। तो जैसा मैंने बताया था कि जो इंडस्ट्री होती है जो कि घर के लोग मिलकर काम करते हैं या फिर आप बहुत सारे गांव में भी ऐसा देखेंगे जो अर्बन पॉट होता है वो सब आपकी गांव की महिला जो है वो सब सभी मिला के बनाती है, तो वो सब भी आपका इसमें आ गया कॉटेज इंडस्ट्रीज। द फिनिश्ड गुड्स आर आइदर सोल्ड बाय फैमिली और अ थर्ड पार्टी सेल्समैन। तो जो भी सामान बनता है वो बेचते हैं फैमिली या फिर दूसरे किसी सेल्समैन को बोला जाता है जो ये सामान बेच सकता है जगह जगह पे जाके। तो जो इन्वेस्टमेंट होता है द इन्वेस्टमेंट इज वेरी लो। आप समझ ही रहे हैं कि घर के ही लोग होते हैं जो काम करते हैं या फिर गांव के सभी महिला मिलकर कोई काम करते हैं, तो जो इन्वेस्टमेंट होता है इन सब कामों में ये इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ही कम होता है क्योंकि जो सारे फैमिली मेंबर्स हैं या फिर गांव के जितने भी लोग काम कर रहे हैं सभी मिलकर इस कंपनी में कंट्रीब्यूट करते हैं, कुछ पैसे सभी लगाते हैं। प्रैक्टिस इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो ये समझ ही रहे हैं कि कोई भी फैमिली ये बिजनेस स्टार्ट कर सकती है और छोटा मोटा सा भी बिजनेस स्टार्ट करके बहुत सारा फायदा कमा सकती है। तो ये प्रैक्टिस किया जाता है इंडिया के हर एक पार्ट में। कुछ अब एग्जांपल्स देख लेंगे हम लोग इंडस्ट्रीज का। अगर एग्जांपल देखिए कॉटेज इंडस्ट्री का तो है आपका बीड़ी मेकिंग इंडस्ट्रीज, जो बीड़ी बनाया जाता है। अभी जो बीड़ी मेकिंग इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो ऐसा लगता है कि ये कोई जोक है, ये भी कोई काम है क्या, पर ये बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल इंडस्ट्रीज है। ये बहुत ही हार्मफुल है लोगों के लिए बीड़ी, पर ये बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है और इंडिया में बहुत ज्यादा ये काम किया जाता है बीड़ी मेकिंग। फिर आता है स्पोर्ट्स गुड, जैसा खेल का कोई सामान होता है वो सब जो बनाने के लिए छोटे छोटे इंडस्ट्रीज होते हैं वो होते हैं स्पोर्ट्स गुड्स। स्पोर्ट गुड्स ऐसे भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज होते हैं जो काफी बड़े और वेल एस्टैब्लिश होते हैं। यहाँ पर उनकी बात नहीं हो रही, यहाँ पर जो छोटे घर में होते हैं जैसे कोई विकेट बनाना या फिर बैट बनाना, ये सब जो काम करते हैं वो होते हैं स्पोर्ट्स गुड्स। फिर आते हैं बास्केट मेकिंग। बैकग्राउंड में आपको जो पिक्चर दिखाई दे रहा है उसमें आप देख रहे हैं बास्केट मेकिंग, जिसमें जो घर के लोग होते हैं वही बास्केट बनाते हैं और ये बास्केट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कामों में यूज किए जाते हैं। जैसे मेरे घर में या फिर बहुत जन के घर में ये बास्केट यूज किए जाते थे फल रखने के लिए या फिर जो सब्जी लाया जाता था मार्केट से उन्हें रखने के लिए यूज किया जाता था। फिर आता है हैंडमेड शॉल। जैसे कि आपको बताइए हैंडमेड शॉल जो है ये काफी महंगा होता है और हैंडमेड शॉल बनाने के लिए आपको काफी ज्यादा कला की जरूरत होती है। तो ये बहुत पुराने जो कलाकार है वही सब बनाते हैं और हैंडमेड शॉल काफी ज्यादा महंगा होता है और इंडिया का हैंडमेड शॉल काफी ज्यादा डिमांड में भी रहता है। तो आज के चैप्टर के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे काफी सपोर्ट मिलता है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो पे।